ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं और इसी क्रम में ये आपका दूसरा चैप्टर गतिमान है, समतल में गति। और नहीं, क्यों चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। क्या है चैप्टर का नाम? सरल रेखा में गति। समतल में गति अगला चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसकी अभी तक 2 क्लास हो चुकी है और ये इस क्रम में आपकी तीसरी क्लास है। और यदि आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हमने आपको वेग करवाया है, तात्कालिक वेग करवाया है, वेग से संबंधित कुछ सवाल करवाए हैं हमने, और साथ में त्वरण करवाया था और साथ में तात्कालिक त्वरण भी करवाया था। ठीक है, और इसी क्रम में ये जो अगली क्लास है, हमने पिछली क्लास में आपको चाल और वेग में अंतर नहीं लिखवाया था। चाल और वेग में अंतर नहीं लिखवाया था। विस्थापन और दूरी में तो अंतर हो गया था, लेकिन चाल और वेग में नहीं हुआ। तो इसमें पहले हम चाल वेग से अंतर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, चाल और वेग में अंतर। हेडिंग है चाल व वेग में अंतर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सभी आप लोग भी साथ साथ में। यदि आप लोगों को याद होगा, जब हमने चाल वेग में अंतर लिखवा, इससे पहले हमने जब दूरी विस्थापन में अंतर लिखवा था, इधर चाल और इधर क्या लिखेंगे? वेग। तो पहला अंतर क्या था बताइए? सबसे पहला अंतर होता है डेफिनेशन। क्या होती है? डेफिनेशन। तो चाल की डेफिनेशन क्या है? एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है? चाल होती है। तो पहला तो ये लिखेंगे। और वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर। वो क्या होता है? वेग होता है। क्लियर सी बात है। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 लिखो। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। पहला इसमें हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा? पहला, किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होती है भाई? वेग होती है। सही बात है। पहला अंतर तो हो गया आपका क्या है भाई? सेम टू सेम आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अब दूसरा बताओ क्या होगा? दूसरा क्या था बताओ? इसका मान सदैव क्या होता है चाल का? धनात्मक। और इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, साथ साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसमें दूसरा लिखो। बाकी के 3 वही होंगे जो उसमें थे। इसका मान सदैव क्या होता है? लिख लीजिए आप लोग, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताओ, चाल का मान 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन वेग का हो सकता है। तो तीसरा ये लिखेंगे। देखो, इसका मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें क्या होगा बताओ? इसका मान बताओ 0 हो सकता है। ठीक है, नंबर चौथा, क्योंकि 4 अंतर आपको लिखने अनिवार्य है। चौथा क्या लिखो बताओ? यह एक अदिश राशि है। उसमें क्या लिखेंगे? यह एक सदिश राशि है। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? यह एक अदिश राशि है। और इसमें क्या आएगा? ये नंबर 3 था इसमें भाई। इसमें क्या आएगा? यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्लियर है?
ठीक है। तो देखो अब हम करवाते हैं आपको गति के समीकरण। क्या करवाते हैं? गति के समीकरण। ठीक है। तो जो आपके पास मेरा हेडिंग है उसका नाम भी यही है, गति के समीकरण। गति के समीकरण। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताओ कि गति के कितने इक्वेशन है? बताओ कितने हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कितने हैं? पढ़ रखे हैं तो बताओ। बताइए, 3 है ना? कितने इक्वेशन है? 3। इसमें लिखना है कि गति के 3 समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं भाई गति के? 3 समीकरण है। ठीक है। नंबर 1 है v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2 है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और नंबर 3 है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। ठीक है। तो ये कितने इक्वेशन है जी आपके पास में? 3 है। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस वाले आएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आप लोगों ने पढ़े हैं ना? ऐसा नहीं आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या है आपको ये भी पता होगा। जहाँ आपके पास में अगर मैं बात करूँ u की, तो u होता है प्रारंभिक वेग। कौन सा है भाई? v, प्रारंभिक वेग। और v होता है आपके पास में अंतिम वेग। और a होता है त्वरण। ठीक है। और t होता है समय। और s होती है दूरी या विस्थापन। आप कुछ भी बोल लो उसको, आपकी इच्छा है। दूरी बोल सकते हैं, साथ में विस्थापन भी बोल सकते हैं। इन पांचों जो वेरिएबल्स है इनके नाम आपके सामने दिए गए हैं कि किसका नाम क्या है, किसका क्या नाम क्या नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ये तीनों की तीनों समीकरण आपको सिद्ध करनी है। ठीक है। तीनों के तीनों समीकरण आपको क्या करनी है? सिद्ध करनी है। और इनको सिद्ध करने की 3 ही विधियां है। कितनी विधियां भैया? 3। एक तो है आपके पास में सामान्य विधि, जिसको नॉर्मल विधि बोलते हैं, जो आप लोगों ने कक्षा 9 में भी की होगी। और एक है आपके पास में ग्राफी विधि। ठीक है। ग्राफी विधि जो अभी आपको हमने पीछे ग्राफ बताए हैं उनके आधार पर होगी। और वैसे भी ग्राफी विधि को कुछ लोग कक्षा 9 में भी सिखा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एक है समाकलन विधि, ये है एडवांस मेथड समाकलन वाला। ये आपका प्योरली कक्षा 11 का है, क्योंकि समाकलन आप लोग पहले नहीं सीखते, समाकलन आप लोग यहीं पर सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको इनको सिद्ध करवाते हैं। ठीक है। तो जो पहला टाइप है सिद्ध करने का, वो है सामान्य विधि। कौन सी विधि भाई? सामान्य विधि। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सामान्य विधि। नंबर 1, सामान्य विधि। ठीक है। नॉर्मल मेथड बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। ठीक है। और बड़ा ही सिंपल है। इसमें आपको थोड़ा सा समझाएंगे पहले होता क्या है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि सोच कीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है। ये बिंदु ए पर है और ये कुछ देर बाद बिंदु किस पर पहुंच गई है? बी पर। किस पर पहुंच गई? बी पर। तो इसने कुछ आपकी दूरी भी तय करी होगी, एस। दूरी कितनी तय करी है? एस। शुरुआत में समय दस का t1 बराबर 0, और यहाँ तक समय कितना लग गया इसको? p लग गया। शुरुआत में वेग था इसका, सोच कीजिए u, और बाद में वेग कितना हो गया इसका? v। और त्वरण किससे चली है?
ए से, किसे कहिए त्वरण? ए से। बस आपको एक छोटा सा चित्र बनाना है। त्वरण को हमेशा इसी उससे दिखाते हैं, ताकि क्योंकि त्वरण कभी आगे कभी कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये इसी चिन्ह से दिखाया जाता है। तो बस आपको जो ये चित्र बनाया ना, इस चित्र के बारे में बस थोड़ा लिखना है कि चित्र में आपको आपने बनाया क्या है, ठीक है। अब लिखोगे क्या? बताइए क्या लिखेंगे? देखो देख क्या लिखेंगे। माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है। किस पर है? माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जहां उसका प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। जो त्वरण a से s दूरी चलकर बिंदु b पर s दूरी चलकर t समय पश्चात, सॉरी कितने कितने समय पश्चात भाई? t समय पश्चात बिंदु b पर पहुंच जाती है, जहां उसका वेग v हो जाता है। बस इतना लिखो, बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। कितना होता कि माना बिंदु ए पर कोई वस्तु है जहां उसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है, जो t समय पश्चात त्वरण a से s दूरी चलकर बिंदु b पर पहुंच जाती है। तो चित्र तो बना लिया ना। चलिए अब इसके बारे में लिखवा देता हूँ। देखो, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। माना कोई वस्तु बिंदु ए पर है, जो t समय पश्चात त्वरण a से s दूरी चलकर बिंदु B पर पहुंच जाती है, जहां उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो ये तो बस आपने लिखा है चित्र के बारे में, और इससे फालतू आपको लिखने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है, काफ़ी है इतना, ठीक है। जो लिखा है बस उतना क्या है, काफ़ी है, फालतू मत लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम करवाएंगे आपको इसमें प्रथम समीकरण। कौन सा भाई? प्रथम समीकरण। तो आप लोगों ने देखा है कि प्रथम समीकरण में आपके पास में क्या क्या है? v भी है ना, u भी है, a भी है, और साथ में क्या है? t भी है। तो इसलिए इसमें जो डेफिनेशन लगेगी वो लगेगी त्वरण की। किसकी लगेगी? त्वरण की, ठीक है। तो आपको ये लिखना है त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, बताओ जी क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा। आप लोग अभी अभी पढ़े के आए हैं, पिछले क्लास में देखा भी होगा कि त्वरण का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। और शायद ये दूसरी क्लास में होता आपका, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब ए के इक्वल में क्या होगा? ए बराबर हो जाएगा आपके पास में, ये क्या आता है? वी टू माइनस, और ये क्या आता है? टी टू माइनस टी वन। बता था ना मैंने आपको कि जहाँ पर डेल्टा लिखा होता है तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन और टी टू माइनस टी वन करके। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या होगा। ए इक्वल टू, जरा वी टू की वैल्यू होता क्या है? वी टू की वैल्यू कितनी है? वी टू की वैल्यू इसमें बताओ। वी कितनी है? वी टू की वैल्यू वी है ना यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ कि वी वन की वैल्यू कितनी है?
यू कितनी वैल्यू है वी वन की, ऐसे बताओ कि टी टू की वैल्यू कितनी है, बता दे क्या कितनी है, टी कितनी वैल्यू है टी, और टी वन की वैल्यू कितनी है 0। ये बताओ कि ये मान हमने कहाँ से रखे हैं, मान सभी के सभी आपके सामने चित्र में दिए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत में आपने लिखा भी यही है, कुछ और नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो a बराबर ये हो गया है v माइनस यू, और ये खाली क्या बचेगा t, t की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा a t, और ये हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। अब देखो ये माइनस का यू तो इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, और यही क्या है जी आपका गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। तो आपका प्रथम इक्वेशन तो सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा करवाएंगे आपको द्वितीय समीकरण, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे देख लीजिए दूसरा समीकरण, मिलके द्वितीय समीकरण, इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, किससे हो, एक समान वेग से गतिमान हो। और देखिए जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो ऐसी स्थिति में औसत चाल औसत वेग के बराबर होती है। यह आपने देखा भी होगा, यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको एक न्यूमेरिकल करवा रखा है, उसमें ये चीज़ बताई दी गई है कि देखो औसत चाल के बराबर औसत वेग आया है, ठीक है, जो वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखेंगे, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो क्या होगा, औसत जो चाल है उसके बराबर आएगा औसत वेग, औसत चाल के बराबर क्या जाएगा औसत वेग, ठीक है। और ध्यान दीजिए औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, क्या आता है बताओ, कुल दूरी बटे में कुल समय, आप लोग पढ़ गए हैं। और औसत वेग तो सिंपल होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग और अपॉन में क्या आता है 2, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसका क्या आता है प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग अपॉन में 2। कुल दूरी कितनी है बताओ, कुल दूरी इसमें कितना है, कितनी दिखाई दे रही है आपको, समय कितना है t1 प्लस t2, प्रारंभिक वेग क्या है u, और ये कितना है v और अपॉन में 2। ये बताओ कि यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या कि अपने मान कहाँ से रखे हैं। देखिए कुल दूरी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है s है, कुल समय कितना है t1 और t2, तो t1 प्लस क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम, प्रारंभिक वेग आपके पास में क्या है u है, और अंतिम वेग क्या आपके पास में क्या है v है, और अपॉन में 2। औसत वेग ऐसे निकलता है, औसत चाल ऐसे नहीं निकलती है, जैसे कि हमने बताता आपको, ठीक है, वो इसी से निकलती है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, चित्र तो बना लिया ना आपने, मैं अब चित्र साफ करूँगा भाई, ठीक है, बना लिया होगा, ध्यान दीजिए। तो एस अपॉन इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पर u प्लस वी अपॉन में 2। ऊपर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ज़्यादा ऊपर हो गया, ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे लिखना पड़ेगा। एस अपॉन 0 प्लस टी, और यहाँ पर हो गया u प्लस वी बाई 2, ठीक है, क्योंकि t1 और t2 की वैल्यू कितनी है 0 और t है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा चित्र साफ कर रहा हूँ, बना तो लिया था ना चित्र, नहीं बना तो बना लीजिए, ठीक है, पहले चित्र बना लीजिए। तो ये हो गया आपके पास में एस अपॉन टी, और यहाँ पर हो गया u प्लस वी अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर को तो 2s बराबर यहाँ पर कितना हो गया u प्लस वी, और बाहर क्या आ गया आपके पास में टी आ गया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2s तो सेम, u भी सेम, v की वैल्यू क्या है, v की
v का मान ये रख दीजिए यहाँ से, गति के प्रथम इक्वेशन से क्या है u प्लस ए टी, और बाहर भी है टी, और रखा कहाँ से आपने, प्रथम समीकरण से। बस इतना बता दो कि भैया ये आपने v का मान कहाँ से रखा है, ये बताना आपको जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास में प्रथम इक्वेशन है पढ़ने के लिए। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। 2s बराबर, ये हो गया आपके पास में 2u प्लस ए टी, और बाहर हो गया टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2s बराबर ये हो गया 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर। इधर खाली एच छोड़ेंगे तो 2 से उधर क्या आ जाएगी, भाग, तो बोलो क्या हुआ, 2ut अपॉन में 2, और ये ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, दोनों के दोनों अलग अलग, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो एस बराबर क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही क्या है जी आपका गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ तक तो लिख लिया होगा ना। अब देखिए मैं इसके बाद में आपको तीसरा इक्वेशन करवाता हूँ, उसके लिए मैं इसको इधर से साफ करूँगा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए सभी। सबने नोट कर लिया ना गति के दोनों समीकरण। अब हम करवाएंगे कौन सा आपको, तीसरा। चलिए अब हम आपको करवाते हैं इसी क्रम में कौन सा समीकरण भाई, तृतीय समीकरण। देखिए गति का जो तीसरा समीकरण होता है ना, वो आपका हमेशा पहले समीकरण की सहायता से सिद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वी स्क्वायर है, क्या है उसमें, वी स्क्वायर। तो जो आपने प्रथम इक्वेशन ले रखा है ये सोल्व उसी से होगा। बस सीधा आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, अपने आप इस जो समीकरण है सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कैसे, आप यहाँ पर लिख दीजिए गति के प्रथम समीकरण से, किससे, गति के प्रथम समीकरण से, और वो क्या है जी आपके पास में, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो बोलो क्या होगा। अब आप लोग क्या करते हो, उसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए सभी के सभी, है ना। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सीखना। ये तो वी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, u प्लस ए टी हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यदि कोई अंग्रेजी वाला है तो उसको बताना चाहिए, इसको लिखते हैं अंग्रेजी में क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए हमें करना है u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। आप समझो कि ये a है, ये क्या है, b है, मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर कक्षा 9 से पढ़ के आए, 9 के 8 में विदा सी बात नहीं है। जरा बताओ कि क्या फॉर्मूला आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बताइए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। चलिए जो बायोलॉजी वाले हैं उनसे भी मैं नाउम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि कक्षा 9 10 दोनों जगह यूज होता है, और गणित वालों को तो पक्का ही बताना चाहिए भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। गणित की शुरुआत ही यहाँ से होती है। यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बताइए क्या होता है। हाँ बिल्कुल, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा भी है नहीं पढ़ा था सबने, क्लियर है। चलिए तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर ए हम किसको सोचेंगे, ए हमारे पास में क्या है, यू है, ये क्या आ जाएगा ए टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2u गुणा ए टी में। ठीक है, तो v इसका बराबर हो गया u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया टी स्क्वायर। समझ गए। और ये क्या हो गया जी आपके पास में 2u ए टी। अब एक काम करो, थोड़ा इसको पहले इसको बाद में लिख लो, अभी तो नीचे जगह बची होगी, बहुत है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो गया जी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी, और ये हो गया जी ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर। और यदि आपने ध्यान से देखा होगा
अपना इक्वेशन थर्ड वाला, उसमें क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, क्या उसमें 2as है। तो यानी कि आपको क्या करना है, इन दोनों में से 2a को कॉमन लेना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मुझे गणित वाले समझाएंगे कि ऐसी कंडीशन में 2a कॉमन कैसे ले जाएगा। ध्यान दीजिए, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो आप देख कर बताओ कि यहाँ पर क्या बचेगा। जब 2 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, खाली यू टी बचेगा। स्क्वायर का तो कोई मतलब ही नहीं, कि जब इसमें स्क्वायर है ही नहीं तो स्क्वायर आएगा ही कहाँ से, ठीक है। तो खाली क्या बचेगा, यू टी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से 2a बाहर आ गया, अब यहाँ से आया है 2a बाहर। देखिए a तो यहाँ पर है, तो a तो बाहर आ गया, तो खाली एक a बच गया, तो स्क्वायर इसमें है ही नहीं। लेकिन ये जो 2 है इसका क्या होगा ये बताओ, क्योंकि ये 2 तो इसमें है ही नहीं समझे। देखो यहाँ से हमने इन दोनों में से 2a कॉमन लिया है, पक्की बात है। यहाँ पर तो 2a साफ साफ लिखा हुआ था, बाहर आ गया तो खाली क्या बचा है, u और t। यहाँ पर देखो इसमें a तो है, a तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक a बच गया, t स्क्वायर बच गया। लेकिन इस वाले 2 का क्या होगा जिसमें है ही नहीं है, जब कॉमन आएगा। अब बताओ जी क्या होगा इसका, चलिए बताओ भाई क्या होगा, आप लोग भी बताओ पहले तो मुझे। जो चीज जिसमें नहीं होती है और यदि हम उसको कॉमन ले तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि इसमें होगा क्या, कि जो जिसमें वैल्यू नहीं होती है और यदि वो वैल्यू आपको कॉमन लेनी हो। वैसे तो ये चीज़ आपने कक्षा 10 में अगर आपने द्विघात समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा है, तो जिसमें आपने फैक्टर किए थे यानी कि गुणनखंड किए थे। गुणनखंड करने के दो तरीके थे, एक तो सिंपल मेथड था, ये जैसे कि कहीं पर लिखा होता था, ये लिखा होता था ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। कुछ याद कीजिए कि इसके हम फैक्टर कैसे करते थे। हम देखते थे इस संख्या को, ये है 6, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है प्लस, यानी कि हम 6 के ऐसे टुकड़े करते थे जिनका योग कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो आप क्या करते थे, 2 तिया 6, तो आप क्या कर लेते सीधा 2 + 3 लिख देते थे इसको और आपके फैक्टर हो जाते थे, ठीक है। एक विधि होती थी पूर्ण वर्ग विधि, ये स्पेशल चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ सीखी होगी, यही ज़बरदस्त चीज़ है, तो जिसने सीख रखी है उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसने ये सीखा हुआ ना उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये है क्या चीज़। उसमें क्या करते थे, ये जो सामने की संख्या ना इसका हम आधा करते थे और इसका आधा करके उसका ही वर्ग जोड़ते थे और उसका ही वर्ग हम क्या करते थे, घटाते थे, और तब जाके पूर्ण विधि बनते थे। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपने सीखी नहीं है, जिन्होंने सीखी होगी बड़ी अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि जो चीज़ जिसमें नहीं होती ना वो उसमें कॉमन नहीं होती। तो क्या आता है, भले ही यहाँ पर 2 आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये 2 यहाँ पर है। किस तरीके से, देखो मैं आपको बताऊंगा पहले। क्या हम इसके सामने इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/2 लिखने में कोई दिक्कत है? ऐसे तो लिखा जा सकता है, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल, तब भी क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, क्लियर बात है। मतलब यहाँ पर अभी सपोज करो ये है आपके पास में a स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस संख्या को, ये तो सेम है, इसके सामने ये चीज लिख ली है, तो इससे कोई दिक्कत हो जाएगी क्या, 2 × 1/2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत आ जाएगी इससे, नहीं आएगी ना, आएगा तो सेम वही, पक्का। तो मतलब अभी ये समझो कि अभी हमने कॉमन नहीं लिया है, अभी तो ये मत समझो, अभी समझो कि सिर्फ ये वाली चीज मैंने सिर्फ ऐसे लिखी है, ठीक है। 2 × किस में लिखी है, 1/2 में, और ये a²/a²/t², क्योंकि हमें कॉमन लेना है 2। अगर 3 लेना होता तो फिर मैं यहाँ पे लिखता 3 × 1/3, सही बात है। तो ये वाला 2 तो आ जाएगा बाहर, ये वाला 2 तो आ जाएगा क्या, बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2। सीधी सी बात ये होती है कि जो संख्या जिसमें नहीं होती है अगर बाई चांस वो कॉमन लिया जाए तो वो हमेशा 1 के अपोन में जाती है, बस ये नियम है सीधा सा, ठीक है। क्या नियम बताया मैंने आपको, कि जो संख्या जिसमें नहीं होती है वो हमेशा किस में आती है, उसके अपोन में। और ये तो थी, तो a बाहर आ गया, तो यहाँ पे a और क्या बच गया है
क्यू स्क्वायर। अब बताओ कि 1/2 कैसे आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें था नहीं, और जो इसमें नहीं होता है वो उसके किसमें आता है, अपॉन में जाता है। क्योंकि जब इसकी गुणा अंदर होगी तो देखो ये तो 2u एक ही आ जाएगा, जब इसकी होगी तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल, और ये आ जाएगा a स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्योंकि जब जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसको अंदर गुणा करने पर ऊपर वाली चीज़ भी आनी चाहिए, ऊपर वाली जो संख्या है वो आनी भी चाहिए, तभी तो हमारा कॉमन सही होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए ऊपर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। और ये किसका मान है, अभी अभी हमने सिद्ध किया है, किसका मान है, ये वाला किसका मान है, अभी हमने सिद्ध किया है। यहाँ से देखो किसका मान है, एस का। किसका मान है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा एस। और ये कहाँ से आया जी आपके पास में, यहाँ पर लिखना भी हो दीजिए द्वितीय समीकरण से। तो वी स्क्वायर ये बराबर क्या हो गया है, यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके इस प्रकार तीनों समीकरण सिद्ध हो चुके हैं, और इनमें मुझे लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हम आपको करवाते हैं अभी आगे।